बात करते हैं आईटीएफ की। तो सेकंड चैप्टर है हमारा आईटीएफ। आईटीएफ पढ़ने के लिए हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलता है। ये अगर चीजें हमें क्लियर है, आईटीएफ के कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं एरो डायग्राम से अगर आपसे पूछूं, आप 2 मिनट अपने आप को पहले एक बार देखिएगा, परखिएगा, क्या आप इन एरो डायग्राम से पहचान सकते हो कि कौन सा एरो डायग्राम फंक्शन का है, कौन सा नहीं है। ये एरो डायग्राम क्या है, फर्स्ट चैप्टर में अपन कवर कर चुके हैं, तो कोई नई चीज नहीं बताने जा रहा। मान लो मैं कुछ एरो डायग्राम बनाता हूं, ये पहला सेट और ये दूसरा सेट। पहला सेट क्या होता है, डोमेन होता है। पहला सेट क्या होता है, डोमेन। दूसरा सेट क्या होता है, रेंज। इसमें रेंज आता है और ये पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है। पहले सेट में x की वैल्यू होती है और दूसरे सेट में y की वैल्यू होती है या fx की वैल्यू होती है। किसकी, y या fx की वैल्यू होती है। मान लो यहाँ लिखा मैंने 1 2 3, यहाँ लिखा a b c, ये लिखा मैंने, ठीक है। 1 रखने में a आ रहा है, 2 रखने में b आ रहा है, 3 रखने में c आ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ दूसरा। तो मान लीजिए ये हो गया डोमेन और ये हो गया हमारा रेंज या कोडोमेन बोल सकते हैं। 1 2 3 और ए बी सी। तो 1 रखने में a आ रहा है, 2 रखने में b आ रहा है, 3 रखने में भी b आ रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा एरो डायग्राम। एक तीसरा एरो डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पर। ये हो गया 1 2 3 a b c, ठीक है। 1 रखने में a आ रहा है, 1 रखने में b आ रहा है, 2 रखने में c आ रहा है, 3 रखने में c आ रहा है। और एक एरो डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने बनाया 1 2 3 4 a b c। 1 रखने में a आया, 2 रखने में b आया, 3 रखने में c आया, 3 रखने में c आया, ठीक है। ये हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं एरो को, ठीक है। तुम तो पूरा ही मिट गए यार, इतनी क्या जल्दी थी। 1 का a के साथ, 2 का b के साथ और 3 का c के साथ, ठीक है। अब देखिए, हमें समझना है कि इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है, ये हमने समझना है। अच्छा, अब देखो 1 रखने में a आ रहा है, 2 रखने में b आ रहा है, 3 रखने में c आ रहा है। ये पहला सेट x की वैल्यू होती है, दूसरा सेट किसकी वैल्यू होती है, y की या fx की, ठीक है। 1 रखने में a आ रहा है, मतलब ये डोमेन और a क्या है, रेंज। 1 है प्री इमेज, a है इमेज। 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b, 3 की इमेज है c। यहाँ पे 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b, 3 की इमेज है b। यहाँ पे 1 की इमेज है a, 1 की इमेज b भी है। देखो 1 की 2 इमेज है, यहाँ 2 की इमेज c है, 3 की इमेज c है। यहाँ पर 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, 4 की कोई इमेज है ही नहीं। अच्छा, अब फंक्शन में हमें 2 चीजें बताई गई थी। फंक्शन में हमें 2 चीजें बताई गई थी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। पहली चीज तो ये बताई थी कि सेट ए की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी की। दूसरी चीज बताई गई थी टू एलिमेंट्स इन सेट ए कैन हैव सेम इमेज इन सेट बी। ये तो परिभाषा है, 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बनना चाहिए, क्लियर बनना चाहिए, वरना चैप्टर आपके थोड़ा भी कमजोर हो जाएगा तो फिर बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया ये आपने। देखो पहली डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। ढंग से देखो, यूनिक मतलब अलग इमेज होनी चाहिए। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। ये तो भाई साहब फंक्शन है, ये तो फंक्शन है। अब यहां देखो सेकंड वाला, ये सेट ए, ये सेट बी। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का भी इमेज बी। तो सेकंड पॉइंट में जाओ, 2 एलिमेंट सेट ए में, 2 एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए के 2 एलिमेंट की सेम इमेज चल सकती है सेट बी में। मतलब 1 की इमेज ए है सर, तो 2 और 3 की इमेज बी है, चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। क्यों, 2 रखने में तो सिर्फ बी आ रहा है ना, 2 रखने में तो सिर्फ बी आ रहा है ना, 2 रखने में बी आ रहा है और 3 रखने में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट हमें क्लियर कट बताया गया था, तीसरा पॉइंट कि 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट हैव 2 इमेजेस। सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। देखो 1 की एक इमेज ए, 2 की एक इमेज बी, 3 की एक इमेज सी। हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज
फंक्शन है। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 2 की तो इमेज सिर्फ बी है, 3 की इमेज तो सिर्फ बी है, वो हालांकि 2 और 3 दोनों की इमेज बी है, चलेगा चलेगा, फंक्शन में चलता है ना। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता है, और एफ ऑफ -2 रखोगे तो -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो 2 और -2 दोनों का आंसर 4 हुआ कि नहीं हुआ, 2 और -2 दोनों का आंसर 4 हुआ, चलेगा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 रखने में आपको 4 के अलावा कभी कल को 7 मिल जाए, कल को 10 मिल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। एक एलिमेंट का एक ही आंसर होगा। देखो 2 का आंसर से बी है, 3 का भी बी है, चलेगा। 2 और -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है ना, चलेगा। तो भाई साहब ये भी फंक्शन है, सेकंड वाला। थर्ड वाला आते हैं, 1 रखने में ए आया, 1 रखने में बी भी आ गया, ये तो गलत हो गया भाई साहब। 1 रखने में 2 आंसर कैसे आ गए, फंक्शन में ऐसा होता ही नहीं। एक वैल्यू रखने में 2 आंसर आ ही नहीं सकते हैं, 2 अलग अलग वैल्यू के एक आंसर आ सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, चल सकता है ये। लेकिन ये नहीं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 का स्क्वायर आप 10 भी बोल लो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, ये तो अपराध है मैथ के हिसाब से। तो 1 का आंसर ए, 1 का आंसर बी, ये तो फंक्शन नहीं है। अच्छा अब ढंग से देखो, यहाँ 1 का आंसर ए, 1 की इमेज ए, बिल्कुल ठीक, 2 की इमेज बी, बिल्कुल ठीक, 3 की इमेज सी, बिल्कुल ठीक, 4 की इमेज क्यों नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। सर ये क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप 4 क्यों नहीं रख पा रहे हो, आप 4 क्यों नहीं रख पाते हो। तो याद रखना हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यहाँ 4 की इमेज नहीं है। तो सर सेकंड वाले में सी की कोई प्री इमेज नहीं थी, सी की प्री इमेज, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेट बी में किसी की प्री इमेज नहीं है तो चलेगा, लेकिन सेट ए में हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। आप एफ एक्स में एक्स की जगह सब कुछ रख सकते हो, सब कुछ, तो 4 क्यों नहीं रख पाया। लेकिन आंसर सब कुछ मिले ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप x की 1 रखो 1 आएगा, x से 2 रखो 4 आएगा, 2 और 3 कहां गया, आंसर में 2 और 3 कहां गया, सेट बी में 2 और 3 कहां गया, 3 रखोगे तो 9 आएगा, 5 6 7 8 कहां गया। तो लेकिन वैल्यू तो सारी रखनी है, आंसर सारे आए चाहे ना चलेगा। तो होप है कि आप फंक्शन समझ गए होगे, शायद आप फंक्शन समझ गए होगे। हर एलिमेंट की एक इमेज होती है, 2 एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 और बी और 3 और बी, 2b 3b, 2 और 3 दोनों का इमेज बी है, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है। क्या बोला, 4 चीजें बताई मैंने, हर एलिमेंट की एक इमेज, 2 एलिमेंट की एक इमेज चल सकती है, लेकिन एक ही इमेज की क्या नहीं चलेगा, एक इमेज, एक एलिमेंट की 2 इमेज, और किसी एलिमेंट की अगर इमेज ही नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। तो फंक्शन शायद आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है। अब कौन से फंक्शन इनवर्स देते हैं ये हमें समझना है, तो थोड़ा सा आईटीएफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आईटीएफ सेकंड चैप्टर क्या कहता है, फंक्शन, ये हमने वैसे 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। फंक्शन विच आर 1 1 and onto, function which are 1 1 and onto have their inverse। जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं, onto भी होते हैं, उन्हीं का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। याद रखना, अपने जीवन में सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं और onto भी होते हैं, आप उन्हीं का इनवर्स निकाल सकते हो। तो अब बात आती है, आपको 1 1 onto बनना चाहिए। 1 1 onto क्या होता है ये आपको बनना चाहिए। तो देखो 1 1 onto क्या होता है, ढंग से देखो, क्लियर देखो। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 और ए बी सी, देखो एक एलिमेंट 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ये है 1 1, ये है 1 1। क्यों है सर 1 1, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, ये है 1 1। सर ये ऑन टू क्या है, सब पढ़ा है हमने 1.2 एक्सरसाइज में, पिछले में सब पढ़ा है। ऑन टू क्यों है सर, क्योंकि ए की प्री इमेज भी है, बी की भी प्री इमेज है, सी की भी प्री इमेज है। तो 1 1 कब होता है, जब एक एलिमेंट की एक इमेज हो, हर एलिमेंट की एक इमेज हो, हर एलिमेंट की एक इमेज हो। सर ऑन टू कब होता है, जब सेट बी के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज हो, ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है। तो सर एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। चलो देख लो 1 2 3 और ए बी सी डी। देखो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ रिश्ता है। तो देखो ये 1 1 है, क्या है ये 1 1 है, ये क्या है 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों सर, ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज, लेकिन डी की प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। यहाँ ये 1 1 ऑन टू दोनों थे, यहाँ पे ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। अच्छा सर ये वाला बता दो एक, जैसे देखो ये हो गया 1 2 3 और ए बी, 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ और 3 का बी के साथ।
सर क्या ये 1 1 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, तो मतलब फंक्शन ही फंक्शन तो है ना यार। 1 रखने में आ रहा है, 2 रखने में भी आ रहा है, 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, फंक्शन तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, लेकिन 1 1 नहीं है। सर ऑन टू है बिल्कुल, ए की प्री इमेज बी की प्री इमेज, ऑन टू तो है, ऑन टू तो है, बिल्कुल है। तो सर ये 1 1 नहीं है, ये क्या कहलाता है? मैनी 1 कहलाता है। देखो 1 2 का ए इमेज, ये कहलाता है मैनी 1, मैनी 1। तो ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। अच्छा, तो सर हमें आपने बताया कि इनवर्स तभी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही हालांकि बता दिया था कि वही फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है जो फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो। ऐसा क्यों? अब देखो इनवर्स, अभी बताओ ये जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है, ये पहला सेट कहलाता है डोमेन। पहला सेट क्या कहलाता है? डोमेन। और दूसरे सेट के एलिमेंट की क्या कहलाता है? रेंज। या मैं कह रहा हूँ कोडोमेन, या कहूँ कोडोमेन, या अभी फिलहाल सारे ये रेंज ही है। रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। तो अभी ये रेंज है। तो अभी ये कोई फंक्शन है, जैसे 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 एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, f(x) इक्वल टू x और f मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जैसे देखो नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर, कहाँ से? नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर। ये पहला सेट x की वैल्यू और दूसरा सेट fx या y की वैल्यू। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? तो 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो आंसर तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि x की जगह 1 रखा तो आंसर भी x ही है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे 4 का 4 मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? तो ढंग से देखो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अच्छा, अब सर इन्हीं फंक्शन का इनवर्स क्यों निकलता है? क्योंकि देखो जब हम इनवर्स निकालते हैं, अभी इसको देखो ढंग से, अभी इसका सेट ए क्या है? डोमेन है, और सेट बी क्या है? रेंज है। सेट ए क्या है? डोमेन है, सेट बी क्या? रेंज है। मतलब फंक्शन में 1 रखेंगे आंसर मिलेगा ए, फंक्शन में 2 रखेंगे आंसर मिलेगा बी, फंक्शन में 3 रखेंगे आंसर मिलेगा सी। लेकिन जब आप इनवर्स निकालते हो तो उल्टा बात करते हो। उल्टा मतलब सर अगर हम इनवर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इनवर्स की, तो बी जो है इनवर्स के केस में डोमेन हो जाएगा और ए जो है वो रेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मतलब अब सर इनवर्स में ए रखेंगे और यहां पर 1 आएगा आंसर, बिल्कुल सही। तो इनवर्स में उल्टा खेल हो जाता है, समझ में आ रहा हो? अगर fx मैप कर रहा है, अगर f मैप कर रहा है a से b, कहाँ? a से b, तो f इनवर्स मैप करेगा b से a। तो जो फंक्शन का डोमेन होता है, मतलब a सेट के एलिमेंट रखोगे वही इनवर्स में रेंज बन जाता है, और जो सर फंक्शन में रेंज होता है वही इनवर्स में डोमेन बन जाता है। उल्टी कहानी हो जाती है। तो देखिए फंक्शन में डोमेन कौन सा था? सेट ए, 1 2 3, 1 रखने में ए आ रहा है आंसर, 2 रखने में बी आ रहा है, 3 रखने सी आ रहा है। लेकिन इनवर्स में क्या हो जाता है? सेट बी डोमेन बन जाता है। अब आप ए रखोगे और आंसर में 1 मिलेगा, बी रखोगे 2 मिलेगा, सी रखोगे 3 मिलेगा। तो सर इसका ही इनवर्स क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो ये 1 1 ऑन 2 है, बिल्कुल सर 1 1 ऑन 2 है, आप ही ने बताया 1 1 ऑन 2 है और इसी का इनवर्स निकल सकता है। अब जब तुम उल्टा देखते हो, जब आप उल्टा देखते हो तब ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ए रखने में 1 आ रहा है, फंक्शन की 4 चीजें बताई थी, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, और क्या नहीं चलता? एक एलिमेंट की 2 इमेज, और किसी भी एलिमेंट को आप नहीं रख पा रहे हो, ये भी नहीं होता। अब देखो उल्टा, देखो क्या उल्टा फंक्शन है। देखो ए रखा 1 आया बिल्कुल सही, बी रखा 2 आया बिल्कुल सही, सी रखा 3 आया बिल्कुल सही। तो सर इनवर्स करने पर भी ये फंक्शन है बिल्कुल। अच्छा सर ये 1 1 है, दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं था? याद है ना, डी की कोई प्री इमेज नहीं थी, इसलिए ऑन टू नहीं था। अब सर आपने बोला इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही बोला मैंने, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मान लो सेट ए है, सेट बी है, अभी ये क्या है? डोमेन है, और अभी इसमें क्या है? इसके अंदर क्या? रेंज है, या मैं मान लू कोडोमेन है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, तो ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा कोडोमेन, जिसके अंदर रेंज आता है। अब देखो जब मैं उल्टा कर रहा हूं, ए रखने में 1 आ रहा है, बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं, ए रखने में 1 आ रहा है, बी रखने में 2 आ रहा है, बिल्कुल सही सर, बी रखने में 2 आ रहा है, सी रखने में 3 आ रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन सर डी क्यों नहीं रख पा रहे हो? डी, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, आपको हर एलिमेंट रखना है, इनवर्स भी एक फंक्शन ही तो है, तो जब आप उल्टा देख रहे हो तो आप डी क्यों नहीं रख पा रहे हो?
आप डी क्यों नहीं रख पा रहे हो इनवर्स फंक्शन में? तो ये तो गलत हो गया। फंक्शन में तो आप सारी वैल्यू रख सकते हो। समझ में आ रहा है? इनवर्स की बात कर रहा हूं। जब आप उल्टा देखोगे तो ये डोमेन हो जाएगा। ये मतलब अब आप एफ ऑफ ए रखोगे और आंसर कितना मिलेगा? 1। एफ ऑफ बी रखोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 2। और फिर देखो सी रखने में आंसर कितना मिलेगा? 3। लेकिन आप डी नहीं रख पाए। ये सारे इनवर्स हैं, तो इनवर्स लगा देता हूं। तो आप डी क्यों नहीं रख पाए? इसलिए ये 1 1 तो था, ऑन टू नहीं था, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। सर इसका क्यों नहीं कर रहा? लास्ट वाले का ये तो 1 1 ही नहीं था लेकिन ऑन टू था, इसका इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? ठीक है बता देता हूं। अभी फिलहाल ये डोमेन है और ये क्या है? को डोमेन है। जब आप इनवर्स निकालोगे तो ये उल्टा चलेगा। अभी 1 रखने में ए आ रहा है, 2 रखने में ए आ रहा है, 3 रखने में बी आ रहा है। अब क्या होगा सर? अब ए रखने में जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो ए रखने में उल्टा चलेगा ना। अब ये डोमेन हो जाएगा, इनवर्स में ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रेंज। तो ए रखने में 2 आंसर आ गए सर, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। ए रखने 1 और 2 दोनों आ गए। कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना आज तक जिसमें आप एक ही वैल्यू रखो और आंसर 2 मिले। होता ही नहीं ऐसा। आ रही बात समझ में? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई साहब आपको मैंने एक चीज क्लियर कर ली कि कभी भी आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू, ये अपने दिमाग में अब छाप लो कि जो भी फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो सर अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है, बिल्कुल सही निकालना है। तो मतलब सर अगर साइन एक्स है तो उसका इनवर्स क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स। ऐसा बिल्कुल याद रखना। एक चीज जो आपने 10वीं सीखी है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स द होल स्क्वायर। बिल्कुल होता है सर, लेकिन ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स द होल पावर -1 मत कर देना। इस चीज को ध्यान रखना। इनवर्स तो आपको बस ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप साइन एक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, होल पावर माइनस नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ध्यान रख लिया। अब आगे की बात सुनो। अब आपको क्या करना है? हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सर इनवर्स तभी निकलेगा जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और यही मच जाती है तबाही। क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइन एक्स है वो फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है और जो साइन एक्स है वो 1 1 है और ऑन टू भी नहीं है। ये 1 1 ऑन टू नहीं है। साइन एक्स जो है ये मैनी वन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। साइन एक्स मैनी वन फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है। कैसे सर? प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। जैसे कि देखो y इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूं। किसकी बात करूंगा? y इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की जगह क्या रखते हैं हम? एंगल। एक्स की जगह हम क्या रखते हैं? एंगल। और y क्या मिलता है हमें? वैल्यू। y क्या मिलता है हमें? वैल्यू। ढंग से देखना, ढंग से। ये जो साइन एक्स है ना, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। जैसे कि आपको सारे एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हो। आपको बचपन में मतलब 11th पढ़ाया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये 0 होता है, ये 90 होता है और ये क्या होता है? 180 होता है। ये आपको समझाया गया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये समझाया गया था। अच्छा, और आपको एक और चीज बताई गई थी। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स में, मैं x की जगह मान लो रख रहा हूं 45, x की जगह 45 रख रहा हूं। तो बताओ मैंने x की जगह 45 रखा तो y इक्वल टू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो इसका वैल्यू आ गया 1/√2। ये देखो वैल्यू आ गया इसका 1/√2। अब एक और चीज, अब मैं क्या कर रहा हूं? 180। हमें ये बताया गया ना साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये लेंथ बताया गया कि नहीं? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो सर अगर मैं यहां पर 135 रख दूं, क्या रख दूं? 135। y इक्वल टू साइन 135 क्या होता है? 45 का 3 गुना। अगर आपको ये सब नहीं बनता तो भी देखो अभी समझ जाओगे। y साइन 135 क्या होता है?
135 होता है सर 45 का 3 गुना। अगर 45 को पाई बाई 4 कहते हैं तो 135 होता है 45 इंटू 3, मतलब 3 पाई बाई 4, मतलब क्या होता है 3 पाई बाई 4। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 135 की। y इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 45, 45 135 होता है 45 इंटू 3, तो 3 पाई बाई 4। तो हमें ये सिखाया गया 11th में कि जब भी आपको ऐसे साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है पाई बाई 4 को देखना है। क्या करना है आपको पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4, साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है। कितना होता है 1 बाई रूट 2। साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है सर। तो सर 3 का क्या मतलब, 3 क्वाड्रेंट बताता है। 3 क्या बताता है क्वाड्रेंट। तो देखो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे आ जाए साइन 7 पाई बाई 6, जब भी आपके पास ऐसे आ जाए आपको क्या करना है सिर्फ पाई बाई 6 देखना है। क्या करना है सिर्फ पाई बाई 6 देखना है। पाई बाई 6 क्या होता है 30, पाई मतलब 180, 180 बाई 6 30। तो साइन 30 कितना होता है बच्चा जानता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। तो सर 7 का क्या काम 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 210, 7 इंटू 30 210। और ये अगर 180 तो सर 210 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 210 का आता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट साइन होता है नेगेटिव, तो -1/2 इसका आंसर। बस नहीं बनता तो अभी सीख गए आप। ठीक है अब देखो साइन 3 पाई बाई 4, सर सिर्फ पाई बाई 4 को देखना है बिल्कुल। साइन पाई बाई 4 साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2। तो सर 3 का क्या काम है 3 इंटू 45 आता है 135। 135 सर 90 से बड़ा 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर 1 बाई रूट 2। सर इसका मतलब 3 पाई बाई 4 रखने से भी कितना आया 1 बाई रूट 2 आया। और ये तो मैनी वन हो गया, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये मैनी वन फंक्शन हो गया। लेकिन सर आपने तो बोला था कि साइन एक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन सर ये तो मैनी वन है। ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं, जैसे साइन में 45 में 1 बाई रूट 2 मिला, 135 में 1 बाई रूट 2 मिला, तो ऐसे अनेकों एंगल होंगे जिसमें आपको 1 बाई रूट 2 आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मानते हो साइन 0 0 होता है तो साइन 180 भी 0 होता है। मैनी वन है कि नहीं, खतरनाक वाला मैनी वन है। क्योंकि आपको साइन 0 अगर 0 मिला तो साइन 180 भी 0 मिलेगा, साइन 360 भी 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको 0 देती जाएंगी, तो ऐसे तो रिपीट होता ही जाएगा। तो ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 ऑन 2 तो नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। लेकिन इनवर्स चाहने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए 1 1 होना चाहिए। तो सर इसका क्या करें, तो क्या मतलब हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना तो क्या सर चैप्टर गलत है, बिल्कुल सही है। आपको अब जबरदस्ती इनवर्स तो निकालना ही है। लेकिन साइन एक्स क्या है पीरियोडिक है। क्या है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब जो चीज रिपीट होती है, फिजिक्स में पढ़ा ना पीरियोडिक, जो चीज क्या होती है रिपीट होती है। तो साइन एक्स में वैल्यूज तो रिपीट होती है, इसलिए साइन एक्स क्या कहलाता है पीरियोडिक कहलाता है। आप उसका ग्राफ भी जानते होंगे। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है देखो ये ऐसे पीरियोडिक होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, पीरियोडिक होता है। तो सर इसका मतलब साइन एक्स मैनी वन होता है, और साइन एक्स मैनी वन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर क्या तरीका है, हमें इनवर्स तो पढ़ना ही है, कैसे निकालें। तो मैं आपको बताता हूं, ढंग से देखो, ढंग से देखो। कुछ चीजें जो आपको पता है 11वीं में बताया गया है वही वापस से मैं आपको बता रहा हूं। यहां लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां लिख रहा हूं उसका डोमेन, और यहां लिखता हूं मैं उसका रेंज। सबसे पहले बात होगी साइन एक्स की, सबसे पहले बात होगी साइन एक्स की। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। x का मतलब डोमेन होता है, y का मतलब रेंज होता है, याद रखना। x का मतलब डोमेन होता है, y का मतलब क्या होता है रेंज। तो हमें 11वीं सिखाया गया आप x या कुछ भी रख सकते हो। आप 30 40 50 60 90 100 200 1700। आपने तो 11th में साइन 1780 वाला भी क्वेश्चन किया है, तो आप x या कुछ भी रख सकते हो। तो सर इसका डोमेन होता है रियल नंबर, और रियल नंबर आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी चाहे वो रख लो। और y का मतलब होता है रेंज। तो जब भी आप डोमेन रखते हो, कुछ भी रखते हो, आंसर आपको सिर्फ -1 और 1 के बीच मिलता है। साइन का सबसे बड़ा आंसर होता है 1, साइन में सबसे बड़ा आंसर होता है 1। आप मेरे को बताओ कभी आपको आंसर साइन में कभी 3 मिला क्या, नहीं मिला, कभी नहीं मिला आपको, कभी नहीं मिला। साइन के आंसर क्या क्या होते हैं पता ना आपको, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, साइन 60 √3/2, √3 होता है 1.7/2 होता है 0.8, तो √3/2 0.8 होता है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ अप्रॉक्स। और साइन 90 क्या होता है 1। तो देखो सबसे बड़ा आंसर आपको 1 मिला। साइन 90 बाद सारी वैल्यू रिपीट करेंगी, प्लस माइनस में आएंगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा 1 का -1 मिलेगा। साइन 91 होता है तो साइन 270 क्या होता है -1 होता है। तो भाई साहब साइन का सबसे बड़ा आंसर 1 होता है, और साइन का सबसे छोटा आंसर -1 होता है। यहाँ मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 11वीं के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना इनवर्स में क्या होता है कि जो यहाँ पे डोमेन है वो वहां पे रेंज बन जाएगा, और जो यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा इनवर्स में।
पहले ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। y इक्वल टू कॉज एक्स, सर कॉज एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं, एक्स, ये सारे रियल नंबर रख सकते हो, और इसमें भी जो आंसर आता है -1 से 1 आता है। कॉस का सबसे बड़ा आंसर 1 होता है और सबसे छोटा आंसर -1 होता है। इसके बाद बात होती है 10x की। 10x की तो आप इस x की जगह क्या नहीं रख सकते, इस x की जगह क्या नहीं रख सकते, याद करो इसमें x की जगह वही चीज नहीं रख सकते हो जिसमें नॉट डिफाइन वाली वैल्यू आती है। नॉट डिफाइन सर 1090 होता है, 1090 याद आया, 1090 नॉट डिफाइन होता है, बिल्कुल। तो आप सब कुछ रख सकते हो लेकिन 90 नहीं रख सकते। अच्छा सर आपने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होते हैं, तो जो सर 1090 की वैल्यू होगी वो 10270 की वैल्यू होगी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ऐसे तो सर ये रिपीट कर दी जाएगी, बिल्कुल रिपीट करेगी, तो सर 90 के फैक्टर्स नहीं रखने, क्या नहीं रखने, 90 फैक्टर्स, क्योंकि 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो 90 के फैक्टर्स नहीं रखने। तो सर 90 फैक्टर्स सारे रियल नंबर रखने हैं एक्सेप्ट 90 के फैक्टर्स। सर 90 के फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, 90 के फैक्टर्स का मतलब हुआ 2n + 1 π/2। क्या हुआ सर, 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो n की जगह जब 0 रखोगे, 2 × 0 क्या होता है, 0 होता है, n की जगह जब 0 रखोगे इंटीजर, आरी वर्सन में n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जब आप इसमें 0 रखोगे 2 × 0 क्या होता है, 0, 0 + 1 1, 1 × π/2 π/2 90। अगला 270 आना चाहिए, n की जगह 1 रखो, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब कुछ रखना है, 90 के फैक्टर्स नहीं रखने हैं, 90 के मल्टीपल नहीं रखने हैं। 90 का मल्टीपल का फॉर्मूला क्या होता है, 2n + 1 π/2, रख के देखो ना भाई साहब, n की जगह 0 रखोगे तो π/2 आंसर मिलेगा, 2 × 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 × π/2 is π/2, n की जगह 1 रखोगे, 2 × 1 2, 2 + 1 is 3, 3 π/2 मिलेगा। आरी बात समझ में, ऐसे 90 के फैक्टर्स मिलते जाएंगे। तो सर सारे रियल नंबर रखने एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, सब कुछ रख सकते हैं लेकिन 90 के फैक्टर्स नहीं रखना, क्यों, तबाही है, नॉट डिफाइंड है। अच्छा तो सर 10x का आंसर क्या आता है, 10x के सारे आंसर आते हैं, 10x के सब कुछ आंसर आते हैं। सर कैसे, 10x में सब कुछ कैसे मिलता है हमें, देखो 10x में आपको 1 मिलता है, आपको √3 मिलता है, आपको 1/√3 मिलता है, और 1090 आपको क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, सब कुछ मिलता है आपको। इसका आता है y = cosec x, क्या आता है, y = cosec x। समझ में आया कि नहीं आया, पिछला वाला रियल नंबर समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। देखो 10 क्या होता है, 0, और 1030 क्या होता है, 1/√3, 1045 क्या होता है, 1, 1060 क्या होता है, √3, और 1090 जो कि रखना नहीं है, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो बताओ 1060 √3 था, 1090 क्या था, इन्फिनिटी, तो 1089 तक पहुंचते। अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये था 1060 और ये क्या है 1090, जैसे ही 60 के बाद जाओगे तो वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, और 90 तक जाते जाते क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब सारी वैल्यूज तो आ ही रही है ना। वो तो अपन स्टैंडर्ड एंगल में उसे मानते नहीं कि मैं आपसे बोलूँ 1080 क्या होता है, तो 1080 कोई ना कोई वैल्यू होती है। आरी वर्सन में इस चीज को ध्यान रखना है, इसलिए रियल नंबर रखा, सब कुछ आ सकता है। y = cosec x, अब क्या नहीं रख सकते हो, नॉट डिफाइंड। cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन 0 जो होता है ना, साइन 0 वो 0 होता है, साइन 0 जो होता है ना वो 0 होता है, और 0 को 0/1 लिखते हैं, 9वीं का पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। साइन 0 होता है 0, 0/1 लिखते हैं, और साइन 0 का उल्टा होता है cosec 0, cosec 0 1/0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आता है। तो सर cosec में सब कुछ रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं रख सकते। और सर आप ही ने बोला cosec, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पीरियोडिक, तो सर 0 नहीं रख सकते तो 180 भी नहीं रख सकते होंगे, 360 भी नहीं रख सकते होंगे, बिल्कुल। तो जब 0 वाले नहीं रख सकते तो आप बोलोगे n π क्यों सर, n की जगह 0 रखो तो 0 आ जाएगा, n की जगह 1 रखो तो 1 × π 180, n की जगह 2 रखो 2π 360, मतलब सब कुछ रख सकते हैं लेकिन n π नहीं रख सकते। समझ में आएगी नहीं आया। अब cosec का आंसर क्या क्या आता है, cosec में सब कुछ आता है, cosec में सब कुछ आता है, cosec में सब कुछ आता है, ये -∞ से -1, cosec में सब कुछ आता है, आपको पता है cosec में सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज है जो नहीं आती है, क्या नहीं आती है आपको पता है, cosec में कभी 0 आंसर नहीं मिलता आपको। आप कोई भी एंगल बता दो जिसमें 0 आता है क्या, cosec 0 नॉट डिफाइन होता है और cosec 90 1 होता है, cosec 0 नॉट डिफाइन होता है और cosec 90 1 होता है, cosec में कभी 0 नहीं आता भाई साहब। इसीलिए -∞ से -1 इसके अंदर आंसर आता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी भी आंसर आता है, लेकिन 0 नहीं आता। -1 और 1 के बीच में आंसर इसका नहीं आता। सर इन्फिनिटी क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि cosec 0 इन्फिनिटी होता है, तो cosec 1 इन्फिनिटी के बहुत करीब होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर एक चीज गलती हो गई, यहां पर -∞ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, याद रखना, -∞ और इन्फिनिटी नहीं आता, लेकिन -∞ से थोड़ा सा कम आता है। सर आते हैं आप sec x में,
सेक एक्स में क्या नहीं रख सकते, वही चीज नहीं रख सकते जहां पे नॉट डिफाइन आता। तो हर जनता यहाँ पे रट गई होगी चीज उसको कि वो चीज नहीं रख सकते जहां पे नॉट डिफाइन आता है। तो कहां पे आता है सर नॉट डिफाइन? ये बताओ, cos 90 जीरो होता है क्या? बिल्कुल सर, cos 90 जीरो होता है, सीखा है हमने। cos 90 क्या होता है? जीरो, और जीरो को 0/1 9वीं का पहले ही क्वेश्चन। तो सर sec 90 1/0 होता है, नॉट डिफाइन। सर मतलब 90 वाले नहीं रख सकते, और 90 वाले नहीं रख सकते मतलब 2n+1 π/2 नहीं रख सकते। बिल्कुल सही, शाबाश, तुम लोग सीख गए। मतलब 2n+1 π/2 नहीं रख सकते आप। सर इसका भी आंसर -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी आता है। बिल्कुल, y = cot इनवर्स x। सर इसमें क्या नहीं रख सकते? tan 0 क्या होता है? tan 0 होता है 0/1। तो cot 0 क्या हो जाएगा? 1/0। मतलब सर जीरो वाले नहीं रख सकते, जीरो वाले मतलब n पाई नहीं रख सकते, और रियल नंबर रख सकते हैं n पाई को छोड़ के, और इसमें भी सारे रियल नंबर मिलते हैं। तो सर ये बताइए, आपने ये टेबल क्यों बताई? मैंने टेबल इसलिए बताई क्योंकि इसको याद कर लो। क्या करना सर? याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि जो sin x का रेंज है, जो sin x का रेंज है वो sin इनवर्स का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। जो cos x का रेंज है वो cos इनवर्स का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। जो tan x का रेंज है वो tan इनवर्स का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। जो cosec x का रेंज है वो cosec इनवर्स का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। जो sec इनवर्स का रेंज है वो जो sec x का रेंज है वो sec इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। और जो सर cot, यहां मैंने इनवर्स क्यों लिखा? जो cot x का रेंज है वो cot इनवर्स x का क्या बन जाएगा? डोमेन। तो देखो, है तो ज्ञानी की चीज, लेकिन याद तो होनी चाहिए, मन में बसी होनी चाहिए आपके। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से याद करो। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आप इसे याद करें। तो याद कर लिया आपने? बिल्कुल सही, याद हो गया। अब आप ये बताइए, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसका इनवर्स फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी आपने ये याद करवा लिया। बिल्कुल, अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सर, आप सोच रहे होगे, सब लोग यही सोच रहे होगे कि सर जब वो 1 1 और 2 होता है। बिल्कुल। और sin x मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि sin x क्या होता है? मैनी 1 होता है, क्योंकि जो sin 45 की वैल्यू होती है वही sin 135 की वैल्यू होती है, मैनी 1 होता है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती 1 1 बनाना पड़ेगा। तो सर ऐसा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसका डोमेन जो है ना, डोमेन और रियल नंबर्स, उसे काटना पड़ जाएगा, इसको छोटा करना पड़ जाएगा। हम सिर्फ उतना ही डोमेन लेंगे, हम सिर्फ उतना ही डोमेन लेंगे जिस डोमेन में वो क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ढंग से उसके लिए थोड़ा सा ग्राफ को देखो एक बार। ग्राफ को, ये sin x का ग्राफ है, ये रहा sin x का ग्राफ। यहां पे भी ले जाता हूं इसको, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, यहां पर ये 1 हो गया, और यहां क्या हो गया? -1। ये आंसर होता है ना y क्या होता है? आंसर। और x क्या होता है? आपका एंगल। अच्छा, ये हो गया सर 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, और ये हो गया 360। ये हो गया आपका -90। क्या हो गया? -90, और ये हो गया -180। अच्छा, ढंग से देखो, अब ढंग से यहां से -90 से लेकर आप 90 तक देखो। -90 -1 आया, 0 पे 0 आया, 90 पे 1 आया। -90 और 90 के बीच में, -90 और 90 के बीच में sin x फंक्शन जो होता है 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। कैसे? देखना ढंग से। -90, यहाँ पर लिखा मैंने -60, फिर लिखा मैंने -45, फिर लिखा मैंने मान लो 0, फिर लिखा मैंने 45, फिर लिखा मैंने 60, और फिर मैंने लिखा 90। ठीक है। y = sin x। जब मैं x की जगह -π/2 रखूंगा, आपको पता है sin ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। तो अगर मैं बोलूं sin ऑफ -π/2 तो ये बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाता है, sin ऑफ π/2, और sin 91 होता है तो -1 आ जाता है। तो sin ऑफ -π/2 इज -1, sin ऑफ -π/3, π/3 मतलब 60, sin 60 कितना था? √3/2, तो ये -√3/2 आ जाएगा। sin 45 कितना होता है? 1/√2, लेकिन ये -45 है, तो sin ऑफ -45 माइनस sin 45 -1/√2, sin ऑफ 0 0, sin ऑफ 45 1/√2, sin ऑफ 60 √3/2, sin ऑफ 91, अरे सर ये तो 1 1 है, ऑन टू है, कहां से कहां तक? -90 से लेकर 90 के बीच में। सर इसके आगे अगर चले गए
तो क्या होगा, 90 के आगे आता है 120। अगर 60 को π/3 कहते हैं, अगर 60 को π/3 कहते हैं तो 60 इंटू 2 120 मतलब 2π/3 कहते हैं। और साइन 120 की जो वैल्यू होती है, मैंने कैसे बताया था, साइन 120 कैसे निकालोगे सर, आपने बोला सिर्फ π/3 को देखो, बिल्कुल सही बोला। साइन 60 कितना होता है, √3/2 और ये सर 2 इंटू 60 है, 2 इंटू 60 होता है 120। सर 120 लाइक आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो √3/2, तो 2π/3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। π/3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, तो माइनिमम ना हो जाएगा, π/3 और 2π/3 की वैल्यू √3/2, तो हमें नहीं चाहिए भाई साहब, ये नहीं चाहिए। तो साइन x माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में 1 है और ऑन टू है। क्या, साइन x जो है माइनस π/2 और π/2 के बीच में 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब सर साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल। तो साइन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप साइन x का डोमेन काट दोगे। तो देखो यहां मैंने कितना लिखा था, ढंग से देखो, यहां पर मैंने कितना लिखा था, साइन x का डोमेन, मैंने साइन x का डोमेन लिखा था ऑल रियल नंबर। तो मिटा के यहां मैं सारे इनवर्स का लिखने जा रहा हूं। किसका लिखने जा रहा हूं, इनवर्स का। किसका लिखने जा रहा हूं, इनवर्स का। ढंग से देखना है, यहां पर ढंग से देखना। ये अब आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पर आ जाएगा उसका डोमेन और यहां पर क्या आ जाएगा, उसका रेंज। ठीक है, अब बात होगी y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। सर आपने बताया जो इसका रेंज वो इसका डोमेन, तो सर रेंज याद हो गया हमें साइन x का -1 से 1, बहुत बढ़िया। डोमेन हो जाएगा -1 से 1, समझ में आया कि नहीं आया, डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से 1। और सर इसका जो डोमेन था वो रेंज रियल नंबर था, मैंने बोला ना अब इसे रियल नंबर काटना है, कितना काटना है, -π/2 से π/2, सर इसका रेंज हो जाएगा -π/2 टू π/2। सर आपने तो बोला था डोमेन काटना है, बिल्कुल सही बोला था, साइन x का डोमेन काटना है, साइन x का डोमेन कितना करना है, -π/2 टू π/2, लेकिन इनवर्स में वही -π/2 टू π/2 क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया। अगला y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सर उसका रेंज होता है -1 से 1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, उल्टा होता जाएगा। अच्छा सर cos x भी तो मैनी फंक्शन होता है, तो उसको अगर अपन को 1 बनाना है तो उसका भी डोमेन काटना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो उसका डोमेन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 180 तक। कहां से होगा, 0 से लेकर 180 तक। सर इसका -90 और 90 क्यों नहीं, -90 से 90 क्यों नहीं, इसका कारण बता देता हूं, अभी बता देता हूं। लट्टाफिकेशन नहीं करना किसी भी चीज का आपको, इसका भी रीजन बता देंगे। देखो आपको -90 से 90 क्यों नहीं किया, ढंग से देखना। ये होता है आपका 90, ये होता है -90। देखो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। अगर आप cos 45 बोलोगे तो भी 1/√2 मिलेगा, और cos ऑफ -45 बोलोगे तब भी आपको 1/√2 मिलेगा, क्योंकि 11वीं में सिखाया गया है कि cos ऑफ -θ इज cos θ ओनली। तो cos ऑफ -45 cos 45 होता है, तो देखो मैनी 1 नहीं हो गया, cos 45 cos -45 दोनों की वैल्यू 1/√2। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 180 के बीच में यहां खेलते हैं। साइन एक्स में यहां खेल रहे थे, फर्स्ट और फोर्थ में खेल रहे थे। साइन इनवर्स में कहां खेले, फर्स्ट और फोर्थ में, -90 से 90 1 ऑन 2 है। और कॉस इनवर्स कहां खेलेंगे, 0 से लेकर पाई तक में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 और ऑन 2 हो जाएगा। आपको पता ही होगा जो साइन 45 अगर 1/√2 है तो साइन 135 -1/√2 होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी वैल्यूज अब याद कर लेनी है। मैंने आपको समझा दिया 1 ऑन 2 कैसे होता है, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। तो x की जगह आप क्या रख सकते हैं, -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है काट दिया, 0 से लेकर पाई तक होता है। y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का, tan x का रेंज क्या था सर, रियल नंबर था, तो सर इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, बिल्कुल सही। और सर इसका आंसर क्या होगा, tan x। अब देखो मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ, आप बस sin इनवर्स x और cos इनवर्स x को याद कर लो, आप बस sin इनवर्स x और cos इनवर्स x को याद कर लो, बाकी मैं आपको याद करा लूंगा। बाकी मेरा देखो तरीका बताता हूँ याद करने का, y इक्वल टू sec इनवर्स x और y इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक है, बस आप sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का रेंज याद कर लो, बाकी मैं याद करा लूंगा। सर कैसे याद कराओगे, देखो साइन का अगर हमें याद हो गया तो हमें tan और साइन का उल्टा cosec का हो गया। क्यों, क्योंकि देखो tan क्या होता है, साइन बाई cos, और सर cosec होता है 1 बाई साइन। तो देखो tan में न्यूमरेटर में क्या आता है, साइन, tan में न्यूमरेटर में क्या आता है, साइन, और cosec में क्या आता है, सिर्फ साइन, cosec में क्या आता है, सिर्फ साइन। तो tan इनवर्स के न्यूमरेटर में आता है साइन,
टेन इनवर्स के न्यूमरेटर में क्या आता है, साइन, तो टेन इनवर्स का वही रेंज होगा जो साइन इनवर्स का होगा, टेन इनवर्स का वही रेंज होगा जो किसका होगा, साइन इनवर्स का होगा। लेकिन टेन इनवर्स का क्या लिखोगे आप, टेन इनवर्स का ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, ये आ जाएगा ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बस इतना अंतर होता है इसमें। और आप देख सकते हो 10x क्या होता है, मैन्युअल फंक्शन होता है, माइनस 90 से 90 के बीच में 10x को देखो, वो आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। 10x को माइनस 90 और 90 के बीच, आप खुद कर सकते हो। फिर सर कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो उसका साइन के हिसाब से चलेगा, क्या चलेगा सर, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो सर अंतर क्या हुआ, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, माइनस 90 और 90 में जस्ट जीरो आता है, जीरो छोड़ देना है। क्यों सर, क्यों, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइन होता है, कॉसेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन। सर 10 में तो भी तो 90 नॉट डिफाइन होता है, कहाँ लिया, ओपन ब्रैकेट लिखा, समझ में आ रहा है। तो कॉसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस 90 से 90 तक, जिसमें जीरो मत लेना। अच्छा, तो सर सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का भी बता दो, बिल्कुल कॉट इनवर्स का भी बता देंगे। कॉट इनवर्स का देखो, कॉट होता है कॉस बाई साइन और सेक होता है 1 बाई कॉस। तो सर कॉट अगर कॉस बाई साइन होता है, जैसे आपने बोला 10 में न्यूमरेटर साइन होता है तो साइन इनवर्स के हिसाब से चलता है, तो कॉट में कॉस इनवर्स के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल सही। तो कॉट इनवर्स का कॉस इनवर्स होगा 0 से पाई, तो उसमें आएगा ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, जैसे 10 में आया था ओपन ब्रैकेट 10 इनवर्स में, वैसे इसमें ओपन ब्रैकेट। सर सेक इनवर्स 1 बाई कॉस होता है तो कॉस वाला आएगा बिल्कुल 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, लेकिन इसके बीच की वैल्यू नहीं आएगी, तो माइनस 90। क्यों सर, क्योंकि सेक 90 नॉट डिफाइन। तो सभी का रेंज आ गया। अच्छा सर डोमेन लिखना, डोमेन तो उल्टा होता है, कॉसेक इनवर्स जो कॉसेक का रेंज वही कॉसेक इनवर्स का डोमेन। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे सर जो सेक इनवर्स का रेंज वो उसका डोमेन, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सर जो कॉटेक्स का रेंज वो इसका डोमेन, इसका रियल नंबर था। ये एकदम याद कर लीजिए, ये याद कर लेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो जल्दी से याद कर लो, जल्दी से याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जल्दी से इसे याद करो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, एक चीज इनवर्स और उसमें मैं आपको क्लियर कट डिफरेंस बता दूं। याद कर लिया आपने, देखो अब क्लियर कट डिफरेंस देखो, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स x में एक डिफरेंस देखो, अच्छे से डिफरेंस देखो। y इक्वल टू साइन एक्स में x होता है इनपुट, y इक्वल टू साइन इनवर्स x में भी x क्या होगा, इनपुट, y यहां आउटपुट, यहां पर भी y आउटपुट। लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स में ये एंगल लेता है, एंगल इसका इनपुट होता है और वैल्यू इसका आउटपुट होता है। सर कैसे कैसे कैसे, देखो साइन 45 बराबर 1/√2 होता है, एंगल इसने खाया और निकाला क्या, वैल्यू। एंगल लेगा वैल्यू देगा, एंगल लेगा वैल्यू देगा। तो सर यहां क्या होगा, उल्टा हो जाएगा क्या सर, वैल्यू लेके एंगल देगा, बिल्कुल सही समझे, वैल्यू लेके एंगल देगा। जैसे मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो आप सोचोगे साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/√2 आता है 45 में। मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स 1/√2, ये वैल्यू खाएगा और क्या देगा, एंगल देगा। क्या देगा, एंगल देगा। वैल्यू खाएगा एंगल देगा, वैल्यू खाएगा एंगल देगा, वैल्यू इसकी इनपुट एंगल इसका आउटपुट, वैल्यू इनपुट एंगल आउटपुट, वैल्यू लेगा एंगल देगा, वैल्यू लेगा एंगल देगा। याद कर लो, याद हो गया। तो वैल्यू लिया इसने साइन इनवर्स 1/√2, सर 1/√2 साइन में कब आता है, 45 में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 45। अरे ये समझ में आ गया, वैल्यू लिया एंगल लिया, तो सर ऐसे सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ देखो मैं आपसे अगर बोलूं साइन इनवर्स √3/2 तो आप सोचोगे सर √3/2 साइन में कब आता है, 60 में आता है, तो इसने वैल्यू लिया एंगल दिया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं इसमें अगर मैं आपसे इसमें बोलूं साइन इनवर्स 1/2 तो आप सोचोगे 1/2 साइन में कब आता है, 1/2 आता है, 1/2 आता है 60 में आता है सर, सॉरी 1/2 आता है 30 में आता है, आप बोलोगे π/3। 11वीं में क्या करते थे, साइन π/3 को 1 लिखते थे, लेकिन अब साइन इनवर्स 1/2 क्या लिखेंगे, π/3। इनवर्स वैल्यू लेगा एंगल देगा। ऐसा कॉस में ही कर सकते हैं, बिल्कुल कॉस इनवर्स √3/2
√3/2 कॉस में कब आता है? √3/2 कॉस में √3/2 कब आता है सर? 60 में आता है, 60 में आता है, ये 60, ये 30 था ना, 30 √3/2 सॉरी 30 में आता है, कॉस में कब आता है? 30 में, तो इसका आंसर 30। अच्छा सर tan इनवर्स √3, तो आप सोचोगे 10 में √3 कब आता है? 10 में √3 कब आता है? 10 में √3 आता है 60 में, क्या आता है? 60 में, तो इसका आंसर 60। sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2, तो आप सोचोगे sec में 2 कब आता है? अच्छा sec उल्टा होता है cos का, sec किसका उल्टा होता है? cos का, sec उल्टा होता है cos का, तो cos में 1/2 कब आता है? cos में 1/2, cos में 1/2 आता है 60 में, तो sec में 2 कब आएगा? 60 में। तो देखो वैल्यू ले रहा है, एंगल दे रहा है, 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 तो सर सब में ऐसे करेंगे? बिल्कुल सब में ऐसे करोगे, बस उसका डोमेन और रेंज याद रखिएगा, डोमेन और रेंज याद रखिएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। आते हैं चलिए पहली एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 2.1 चालू करने का समय आ चुका है, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है एक्सरसाइज 2.1। चलिए चालू करते हैं। हमसे बोल रहा है कि आप निकालो प्रिंसिपल वैल्यू, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू? साइन इनवर्स -1/2 की, साइन इनवर्स -1/2। सर आपने तो साइन इनवर्स 1/2 सिखाया, माइनस तो नहीं सिखाया, अभी सिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो 1 मिनट में सीख जाओगे। बस एक चीज क्या ध्यान रखना है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, रेंज मतलब आंसर, रेंज मतलब आंसर किसके बीच में होता है? देखो साइड में पूरी टेबल आपके लिए एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट मार दी है मैंने। साइन इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है? -90 से लेकर 90 के बीच में होता है। कहां से कहां तक? -90 से 90। इसका मतलब सर साइन इनवर्स का आंसर ना -90 के उधर जाएगा ना 90 के इधर जाएगा, मतलब आंसर किसके बीच में रहेगा? -90 और 90 के बीच में रहेगा, ध्यान रखने वाली बात। अच्छा अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, ढंग से सीखना, ठीक है? देखो ढंग से, आप ढंग से देखो, ये जो -90 और 90 वाले, -90 और 90 वाले, -90 और 90 वाले, जिनके आंसर में -90 और 90 आता है, जैसे साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो उसके में आता है, और साइन किसके न्यूमरेटर में? 10 में, तो उनमें -90 से 90 आता है। तो देखो कैसे करना है, ढंग से देखना, ढंग से। साइन इनवर्स √3/2 बोले तो क्या आंसर दोगे इसका? वैल्यू खाता है, एंगल देता है, इनवर्स है। √3/2 सा साइन में कब आता है? √3/2 सा 60 में आता है, तो इसका आंसर π/3 बोलोगे। क्या बोलोगे? π/3। लेकिन कभी आपसे बोल दे साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2, जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सर √3/2 कब आता था? 60 में आता था। साइन में √3/2 कब आता है? 60 में। माइनस लगा है तो धीरे से -π/3 लिख दो। सर सब में चलेगा? नहीं, सब में नहीं चलेगा। ये वाला तरीका किस में चलेगा? जिसमें -90 से 90 होता है, जिसमें माइनस वाले चलते हैं। देखो कॉस में माइनस वाला है ही नहीं, कॉस में तो 0 से पाई है, सेक में 0 से पाई है, कॉट में 0 से पाई है, नहीं चलेगा। लेकिन साइन में चलेगा, साइन इनवर्स में चलेगा, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, मतलब सर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स में जब भी नेगेटिव एंगल मिले तो नेगेटिव एंगल का जो आपका एंगल है वो लिख दो और माइनस लगा दो, बिल्कुल। अच्छा सर कभी अगर मान लो हमें मिल जाए साइन इनवर्स 1/√2, तो मैं बोलूंगा 1/√2 साइन में कब आता है? 45 में आता है। सर कब आता है? 45 में। लेकिन अगर मेरे से बोल दे साइन इनवर्स -1/√2, तो टेंशन वाली बात है ही नहीं, साइन इनवर्स है, नेगेटिव एंगल चलता है, नेगेटिव एंगल चलता है, तो 1/√2 कब आता है? साइन में 45 में आता है। कब आता है? 45 में आता है, बस आप माइनस लगा दो। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा तो सर कॉसेक वाले भी बता दो। देखो बिल्कुल, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक में 2 कब आता है? कॉसेक उल्टा होता है साइन का, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन में 1/2 कब आता है? 30 में। साइन में 1/2 कब आता है? 30 में। तो कॉसेक में 2 कब आएगा? 30 में, तो यह आ जाएगा π/6। और अगर कभी सर कॉसेक इनवर्स -2 मिल जाए तो -π/6 लिख देना। क्यों सर -π/6? क्यों कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव एंगल चलते हैं। अच्छा सर इसी तरह 10 में भी तो नेगेटिव एंगल चलते हैं, बिल्कुल। कभी आपसे बोले tan इनवर्स 1, तो आप बोलोगे 1 10 में कब आता है? 45 में आता है, 45 में आता है। लेकिन आपसे बोले tan इनवर्स -1, तो आप डायरेक्ट बोल देना -π/4, बस इतना ही करना था आपको। सर साइन इनवर्स का समझ में आ गया, कॉसेक इनवर्स का आ गया, tan इनवर्स का आ गया। सर थोड़ा सा अब ये 0 to π वाले भी समझा दो, जिसमें नेगेटिव नहीं है। देखो 0 से π नेगेटिव नहीं, 0 से π सेक में नेगेटिव नहीं, कॉट में नेगेटिव नहीं, बिल्कुल। देखो इसका भी तरीका मैं समझा देता हूँ, इसका भी तरीका। यहाँ पर आ गए कॉस इनवर्स, चल जा भाई, कॉस इनवर्स 1/2। कभी आपसे बोले कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 आता है 60 में आता है। कॉस में 1/2 कब आता है? 60, 60 मतलब
π/3। लेकिन सर कोई में से बोले cos इनवर्स -1/2, तो मैं क्या करूं, जैसे पिछला किया था कि 1/2 π/3 में आता है, तो -1/2 -π/3 लिख दूं? नहीं, गलत। -π/3 इसके आंसर में नहीं है। तो cos इनवर्स के आंसर में माइनस है ही नहीं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 180। तो सर क्या करें, तरीका याद रखो। जैसे मैंने नेगेटिव वालों क्या बताया था, जो भी एंगल होता है माइनस लगा दो, जो भी एंगल होता है माइनस लगा दो, जो भी एंगल होता है माइनस लगा दो, जो भी एंगल होता है माइनस लगा दो। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स क्लियर हो गया होगा। अब cos इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स जिसमें नेगेटिव नहीं आता, तो क्या करना है सर, जो ओरिजिनल एंगल है उसे 180 में से घटा दो, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ, क्योंकि 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ। 1/2 कब आता है सर, π/3 में आता है, तो -1/2 कब आएगा, तो आप सोचोगे 1/2 के लिए 1/2 आता है π/3, 60 में आता है, लेकिन माइनस लगा है, तो 180 में से 60 घटा दो, 180 में से 60 घटा दो, 180 में 60 घटा है 120, 120 60 का डबल, 60 π/3 होता है, तो ये होता है 2π/3। मतलब सर जो 0 से पाई वाले हैं सब में ओरिजिनल एंगल निकालें, अगर माइनस वाला आ रहा है ओरिजिनल एंगल निकालें और 180 से घटा दें, बिल्कुल। जैसे एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, कभी आपसे बोले cos इनवर्स √3/2, तो बच्चा जानता है कि cos में √3/2 30 में आता है, कब आता है, 30 में आता है। लेकिन सर अगर हमसे बोल दे cos इनवर्स -√3/2, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, माइनस आया ना cos में नेगेटिव नहीं चलता cos इनवर्स में, तो 180 से घटा देना, किसको, ओरिजिनल एंगल को। √3/2 कब आता है cos में, 30 में आता है, तो 180 में से 30 घटाया 150 आया। अगर 30 को π/6 कहते हैं, अगर 30 को π/6 कहते हैं, तो 150 30 का 5 गुना होता है, तो इसे 5π/6 कहेंगे। शायद आप समझ गए क्या करना है। तो cos इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में जब भी नेगेटिव एंगल मिले तो ओरिजिनल एंगल को 180 से घटा लो, और साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स में जब भी नेगेटिव एंगल मिले तो माइनस साइन लगा दो। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए खत्म करते हैं एक्सरसाइज को, यार बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज को। तो ये जल्दी से मिट जाओ भाई। चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, बच्चा जान गया इसको करना। -1/2, तो सर 1/2 साइन में कब आता है, 1/2 साइन में आता है सर 30 में आता है, कब आता है, 30 में, लेकिन माइनस लगा है और साइन इनवर्स में नेगेटिव एंगल चलता है, तो सर -30 लिख देंगे, बिल्कुल सही। अगला cos इनवर्स √3/2, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ। cos इनवर्स √3/2, cos में √3/2 कब आता है, cos में √3/2 सर 30 में आता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 30, क्योंकि नेगेटिव तो लगा ही नहीं है। तीसरा cosec इनवर्स 2, cosec उल्टा होता है साइन का, तो साइन में 1/2 कब आता है सर, साइन में 1/2 आता है 30 में, साइन में 1/2 आता है 30 में, साइन में 1/2 आता है 30 में, तो cosec में 2 कब आएगा, 30 में। सभी का आंसर क्या 30 आने वाला है क्या। चौथा tan इनवर्स -√3, तो घबराना नहीं है माइनस देख के। √3 कब आता है 10 में, √3 आता है सर 10 में, 60 में आता है, √3 कब आता है 60 में, और माइनस लगा है, तो दो ही तरीके, दो रास्ते। एक रास्ता माइनस लगा है तो -60 लिख दो, या 180 में से घटा दो। कैसे पता चलेगा, जब आपको रेंज याद होंगी। रेंज मन में बसा होना चाहिए, आपके मन में एकदम बसा लो, मन के अंदर रेंज, तभी तो ये चैप्टर कर पाओगे। यही तो इंपॉर्टेंट है, ये टेबल सब कुछ है इस चैप्टर के लिए। तो √3 tan इनवर्स में आता है 60 में, माइनस लगा है, मैं आपको रटा चुका हूं कि साइन इनवर्स, साइन का उल्टा cosec इनवर्स, और साइन आता है 10 के न्यूमरेटर में, उसमें नेगेटिव एंगल चलता है, और नेगेटिव एंगल चलता है तो -π/3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले 1/2 कब आता है, cos में सर 60 में आता है, कब आता है 60 में, और cos इनवर्स में नेगेटिव नहीं चलता, cos इनवर्स नेगेटिव नहीं चलता, 0 से पाई चलता है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव चलता है तो 180 में सर घटाना पड़ता है, आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। 1/2 आता है 60 में, 180 में से 60 घटा दो, 120 बचेगा, 60 का डबल, 60 अगर π/3 तो 122 π/3। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स क्या है, -1, ठीक है, tan इनवर्स -1, तो 10 में सर 1 कब आता है, 45 में आता है, 10 में 1 कब आता है, 45 में, ठीक है, 10 में 1 कब आता है, 40। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक इनवर्स में 2/√3 कब आता है, सेक उल्टा होता है कॉस का,
कॉस में √3/2 कब आता है? 30 में आता है। कॉस में √3/2 कब आता है? 30 में। तो सेक में √2/√3 कब आएगा? 30 में आएगा। नेगेटिव तो लगा ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 8वां कॉट इनवर्स। आप अपने से नेगेटिव एंगल भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है। कॉट इनवर्स √3। कॉट में √3 कब आता है? कॉट में √3 आता है 30 में। कॉट में √3 कब आता है? 30 में आता है, 30 में। 9th कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स -1/√2, तो माइनस आ गया, ध्यान देना है। 1/√2 कॉस में कब आता है? 1/√2 कॉस में आता है 45 में। 1/√2 कॉस में कब आता है? 45 में। यहां लगा है माइनस। कॉस इनवर्स में देखिए माइनस में आंसर नहीं आता, 0 से 180, तो क्या करें सर? 45 को, ओरिजिनल एंगल को 180 से घटाएंगे, तो 180 में से ओरिजिनल एंगल 45 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 135। 135 होता है 45 का 3 गुना, 45 का 3 गुना, तो 3π/4। अगला आ जाएगा 10th वाला, कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स -√2 को सॉल्व करेंगे। कॉसेक में √2, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, साइन में आता है 1/√2 45 में, तो कॉसेक में √2 आएगा 45 में, लेकिन नेगेटिव लगा है और कॉसेक 1/sin होता है, तो कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव एंगल चलते हैं, इसे लिखेंगे -45। ये हो गया 10 का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगला 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं 11th क्वेश्चन। क्या लिखा है? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये लिखा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करना चालू करते हैं इसे। तो सबसे पहले लिखा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब 1 कब आता है 10 में? 45 में आता है सर, तो इसका आंसर 45। वैल्यू खाएगा, एंगल देगा। cos इनवर्स -1/2, 1/2 cos में कब आता है सर? 1/2 cos में आता है 60 में। कब आता है? 60 में। लेकिन cos इनवर्स में लगा माइनस, माइनस चलता ही नहीं है, यहाँ पर माइनस चलता ही नहीं है, तो 1/2 अगर 60 में आता है तो -1/2 आएगा। 180 में से 60 घटा देंगे, 120 आ जाएगा। 120 60 का डबल मतलब 2π/3। साइन इनवर्स -1/2, साइन में 1/2 कब आता है सर? साइन में 1/2 आता है 30 में, ये माइनस लगा है और साइन इनवर्स में नेगेटिव एंगल चलता है, तो -30। ठीक है, एलसीएम लेना होगा इसमें, एलसीएम, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12/4 3, 3π ऊपर, 12/3 4 ऊपर 4 गया 8π, माइनस 12/6 इज 2π, यह आ जाएगा 3 + 8 इज 11, 11 - 2 इज 9π/12, ऊपर नीचे 3 से काटा, यह आ जाएगा 3π/4, इसका आंसर आ जाएगा 3π/4। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, 1/2 cos में कब आता है सर? 1/2 cos में आता है 60 में, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 60 और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कब आता है साइन में? 30 में, 30 में, तो 2 से काटा इसे 6 को, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3 और डिनोमिनेटर 3 है, ऊपर आ जाएगा 2π, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये x होता है डोमेन और y होता है रेंज। डोमेन और रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 टू π/2, तो यहाँ सब y के बारे में लिखा है, तो y होता है -π/2 से क्लोज, क्लोज है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू π/2। अगर क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल भी लगेगा, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई साहब? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन होता y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो उसमें चलता है ओपन ब्रैकेट, तो उसमें आता y ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2। ध्यान देना इस चीज को। आ जाते हैं 14th क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन, चलिए 14 क्वेश्चन का स्क्रीन अरेंज कर दें। 14 क्वेश्चन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। tan इनवर्स √3 कब आता है? 10 में, 60 में आता है। सेक इनवर्स 2 cos में 2 कब आता है? सॉरी, cos में 1/2 कब आता है? cos में 1/2 आता है 60 में।
कॉस में 1/2 आता है 60 में, तो सेक में 2 कब आएगा 60 में, सेक में 2 कब आएगा 60 में आएगा। और ये माइनस लगा है, सेक में नेगेटिव एंगल नहीं चलता, तो 60 इसका ओरिजिनल एंगल है। अगर मैं से कोई बोले सेक इनवर्स 2 तो मैं बोलूंगा 60, लेकिन ये -2 है तो 180 में से घटाएंगे, 180 - 60 इज 120, 2π/3, तो यहाँ पे 3 पाई - 2π -π, ये इसका आंसर -π/3, बी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।